नमस्कार दोस्तों, अभ्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अभी हम थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में चर्चा करेंगे। यूपीएससी आखिर है क्या, कब यूपीएससी चर्चाओं में आया, यूपीएससी बना कब, किस समय यूपीएससी को भारत के संविधान में दर्जा दिया गया, आखिर यूपीएससी काम क्या करता है भारत में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय या ब्रिटिश राज या 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 ब्रिटिश राज में यूपीएससी किस तरीके से काम करता था और भारत में यूपीएससी जो है वो करता क्या है। तो कुल मिला के यूँ समझ लो आप कि यूपीएससी जो है आपको एक बेहतर इंसान जो होता है आपके पास, उसको सोचने समझने के लायक बनाने में मदद करता है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो है एक नज़रिया जो होता है लोगों के लिए या लोगों के प्रति, वो बदल जाता है। तो वो आपको सिर्फ नौकरी नहीं देता, नौकरी के साथ साथ आपको एक बेहतर इंसान बनाने में भी मदद करता है भाई। तो यूपीएससी कुल मिला के स्टार्टिंग यूपीएससी के देखते हैं नींव कब पड़ी हमारे पास और कब यूपीएससी को भारत में मान्यता दी गई। अब आपको पता ही है भाई, यूपीएससी जब किसी के सर में यूपीएससी की कैप लगी हो और उसके ऊपर सत्यमेव जयते का एक लोगो बना हुआ हो तो उसकी पावर और उसकी रिस्पेक्ट कुछ अपने आप अलग ही निकलती है दिल से। तो थोड़ा सा देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से लेके ब्रिटिश राज से लेके यूपीएससी को किस तरीके से भारत के संविधान में दर्जा मिला है। तो ये बात लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी आप सब लोगों को पता है कि भारत में कब आई ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले देखते हैं यूपीएससी में, यहाँ पे लिख रहा हूँ यूपीएससी। तो यूपीएससी में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई, उसी के बारे में देख रहे हैं। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी के समय था क्या ये, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन आपने बचपन से पढ़ा हुआ है भाई। 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में हुआ था 1600 ईस्वी में, और तब से लेके 1857 की क्रांति 1857 को जो वॉर हुआ है हमारे पास, तब तक हम किसके अंडर में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आपने बार बार सुना हुआ है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हम अधीन हुआ करते थे। इस दौरान कुछ बड़े पद जो होते थे उनको देखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ लोगों को हायर करती थी, नियुक्त करती थी कुछ लोगों को। ये इस टाइम एग्ज़ाम नहीं होते थे, कुछ मिले जुले लोग यानी बड़े लोगों के जो बच्चे होते थे उन्हीं को थोड़ा सा ट्रेनिंग देके भारत भेज दिया जाता था और उनको भारत के बारे में कुछ नहीं पता होता था आपके पास, कुछ इस तरीके से ये बातें थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 की वॉर करी थी भारत में, उसके बाद बहुत कुछ बदल गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग समापन हो गया, महारानी विक्टोरिया के अधिकार में हम लोग आ गए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और 1857 की वॉर के बीच में जो भी ये पद होते थे, सिविल सर्विसेज वाले सिविल सेवक होते थे, इनको ट्रेनिंग के लिए, इनकी ट्रेनिंग होती थी लंदन में। एक तरफ से इनकी भारत भेजने के लिए ट्रेनिंग हो रही है लंदन में एक स्कूल या एक कॉलेज हुआ करता था, हेलीबरी कॉलेज। लंदन में एक कॉलेज था हेलीबरी, यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती थी कुछ समय की और उसके बाद इनको भारत भेज दिया जाता था। ये 1857 की पहले की बात है। अब 1854 के आसपास लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुना होगा। 1854 लॉर्ड मैकाले जी हमारे, जिनको भारत में आधुनिक शिक्षा या फिर अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड मैकाले ही हैं जिनके कारण हम आज भारत में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो लॉर्ड मैकाले का एक पत्र प्राप्त होता है जिसमें ब्रिटिश सरकार को उनके पत्र से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और वो क्या करते हैं, लॉर्ड मैकाले का जो पत्र होता है उसको ब्रिटिश संसद में पास कर देते हैं। इसमें ये था कि अब जो अधिकारी बनेंगे वो एग्ज़ाम देके नियुक्त होने चाहिए। एग्ज़ाम देके क्या होने चाहिए, नियुक्त होने चाहिए भाई। तो 1854 में मैकाले का जो पत्र था हमारे पास, वो सिविल सेवा आयोग की नींव डालने में मदद करता है। तो 1854 के बाद 1815 में 1855 के आसपास पहली बार एग्ज़ाम कराए गए। पहली बार क्या कराए गए थे, एग्ज़ाम कराए गए थे सिविल सेवकों के लिए। तो एग्ज़ाम भी अभी तक सिर्फ कुछ जो बड़े लोग होते थे या जिनकी जान पहचान वाले होते थे, सिर्फ वही एग्ज़ाम भर पाते थे ये वाले। यानी अभी भी जो पेपर हो रहे हैं वो ओपन नहीं है, यानी कोई भी जाके भर्ती में शामिल हो सकता है, इन पेपरों को देने के लिए शामिल नहीं हो सकता था। ये 1855 में एग्ज़ाम जो इन्होंने स्टार्ट कराया उसकी बात कर रहा हूँ।
इसके बाद क्या होता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आपने सुना हुआ ही है, जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा हुआ है हमारे पास। उनके भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, काफ़ी अच्छे फैमिली से नियुक्त थे, काफ़ी अच्छी फैमिली को सपोर्ट करते थे। तो वो 1864 में 1864 में पहली बार एक भारतीय थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा, पास करा। 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास करा था वहाँ पे। ब्रिटिश लोगों का कुल मिला के ये था मकसद कि इस परीक्षा को कम से कम भारतीय पास करें, इसलिए उन्होंने जो सिलेबस रखा हुआ था वो भी पूरा का पूरा यूरोपियन था, ताकि भारतीय लोग इसमें कम से कम सेलेक्ट हो जाएं। 1864 में जैसे ही सत्येंद्रनाथ टैगोर पास हो जाते हैं इस एग्ज़ाम में, तो कुछ टाइम बाद जब वो वहाँ पर जॉब अटेम्प्ट करते हैं तो उनको वहाँ पर काफ़ी होता है ना, एक शोषण सा होता है उनका कि एक भारतीय किसी उच्च पद पर किस तरीके से बैठ रहा है हमारे सामने। तो वो क्या करते हैं, उसको काफ़ी परेशान वहाँ पर करते हैं। तो उसके कुछ टाइम बाद सत्येंद्रनाथ टैगोर भी वहाँ से रिजाइन देके भारत वापस आ जाते हैं। तो ये है 1864। उसके बाद क्या होता है, 1893 1893 के आसपास क्या होता है, ये भी इसमें एक बहुत बड़ा पड़ाव था। 1893 में 1893 में इन एग्ज़ामों को ओपन कर दिया जाता है। ओपन, खुली भर्ती है ये अब ओपन। अब इसमें कोई भी युवा आके भाग ले सकता था, कोई भी युवा इस परीक्षा में शामिल हो सकता था, और उसकी मिनिमम एज रखी गई थी 18 साल और मैक्सिमम एज रखी गई थी 23 साल। मैक्सिमम, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल रखी गई थी। आज अगर हम भारत की बात करें तो एक 21 साल का युवा इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है, आज के उसमें बोल रहा हूँ, और 32 साल इसकी लास्ट एज है। ठीक, आज के लिए बाद में बात करते हैं। फिलहाल मिनिमम एज थी 18 और मैक्सिमम थी 23 उस टाइम पे आपके पास। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये भारत में पहुंचता है। अब भारत में एग्ज़ाम तो होते नहीं थे, बार बार भारतीयों को एग्ज़ाम देने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, लंदन जाना पड़ता था। और लंदन उस टाइम पे वही जा सकता था भाई जो वो आज और उस समय, आज भी वही हाल है। लंदन उस समय ज़्यादातर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा या बहुत ज़्यादा जिसको जानकारी होती थी वही लोग वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए जा पाते थे। तो लगभग 50 सालों का जो दौर था आपके पास, ये भारतीय युवाएं एग्ज़ाम कराने के लिए सरकार से विनती करते रहे कि इसका एग्ज़ाम भी भारत में कराओ, भारत में कराओ। तो काफ़ी सालों के बाद लगभग भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार पहली बार एक एक्ट में भारत वर्ड यूज़ करा गया था, भारत सरकार अधिनियम एक्ट इनको बोलते हैं। इसके द्वारा, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में यूपीएससी के लिए एक आयोग बनाने की सिफारिश करी गई कि भारत में एक आयोग बनाओ जो इस तरीके से सेवाएं भारत को प्रदान कर सके 1919 में। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा 1922 में 1922 में 1922 में पहली बार लंदन और इलाहाबाद, लंदन और इलाहाबाद, इलाहाबाद वाराणसी जिसका नाम है, इलाहाबाद में एक साथ एग्ज़ाम कराए गए। लंदन और इलाहाबाद में पहली बार एक साथ एग्ज़ाम कराए गए। बहुत बार क्वेश्चन आता है भारत में पहली बार यूपीएससी का एग्ज़ाम कब कराया गया, 1922 में, लंदन के साथ साथ। अब 1919 भारत सरकार अधिनियम ने एक अच्छा काम तो कर दिया कि भारत में क्या करा दिए, एग्ज़ाम करा दिए 1922 के आसपास। इसके बाद एक आयोग बनाने की सिफारिश की गई थी। तो 1923 में एक लॉर्ड ली उनका नाम था, लॉर्ड ली के आयोग, लॉर्ड ली के उससे एक आयोग बनाया गया ना, लॉर्ड ली उसके अध्यक्ष थे। इनको कहा गया कि आप भारत में यूपीएससी से संबंधित चीज़ें इकट्ठा करो, किस तरीके से यहाँ पर यूपीएससी के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए। तो 1923 में इन्होंने रिसर्च शुरू करी और 1924 एक साल बाद इन्होंने यूपीएससी बनाने के लिए हामी भर दी कि हाँ, भारत इस लायक है कि यहाँ पर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम कराए जाए और सिविल सर्विसेज का एक आयोग बनाया जाए 1924 में। उसके कुछ टाइम बाद, यानी 2 साल के बाद, लगभग 1 अक्टूबर 1926 में, काफ़ी लंबे समय के बाद भारत में यूपीएससी की स्थापना हो जाती है, यूपीएससी बन जाता है। पर अभी इसको मान्यता नहीं मिली यूपीएससी को, अभी सिर्फ एक आयोग बना है 1 अक्टूबर 1926 यूपीएससी को। अब
यूपीएससी अपनी तरीके से काम कर रहा है भारत में। फाइनली इसको जब मान्यता मिलती है यूपीएससी को, तो यूपीएससी को मान्यता मिलती है हमारे पास भारत सरकार जो संविधान होता है हमारे, उसमें इसको दर्जा मिलना ज़रूरी था। तो भारत सरकार के उसमें इसको मान्यता मिलती है हमारे पास 26 अक्टूबर, बहुत सारी डेटें हो रही हैं इसमें, डेट मेन है इनमें। 26 अक्टूबर 1950 के आसपास क्या होती है, इसको मान्यता मिलती है भारत में। 26 अक्टूबर 1950 भारत के संविधान में उसी को मान्यता मिलती है जिसके आर्टिकल्स बने हुए हों, जिसको आर्टिकल के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसको अनुच्छेद या फिर आर्टिकल, अब बहुत बार क्वेश्चन आता है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 315 से, आर्टिकल 315 से 323 के अधीन रखा जाता है इसको, यूपीएससी को। अब यूपीएससी भारत में काम करना शुरू कर दिया, यूपीएससी ने एक आयोग बना दिया अपना, संविधान में इसको दर्जा मिल गया। अब यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो कौन होते हैं, वो भी रिटायर यूपीएससी के अधिकारी होते हैं। उनको शपथ दिलाना राष्ट्रपति का काम होता है, वही राष्ट्रपति करता है। शपथ भी और त्याग पत्र भी किसको देते हैं, राष्ट्रपति जी को देते हैं हमारे पास। यानी शपथ और त्याग दोनों राष्ट्रपति जी करवाते हैं इनको। इनकी जो जॉब यानी इनका जो समय होता है, कार्यकाल होता है, वो होता है 6 साल या फिर 65 वर्ष, 6 साल या फिर 65 वर्ष का आपके पास ये इनका लीडर है यहाँ पे काम करने का। 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए उसमें ये क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम साल में आपको बताइए हर साल कराती है यूपीएससी। और यूपीएससी का जो मुख्यालय है इस टाइम, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में हमारे पास। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देखते हैं, किसने कब कब शुरू करा और किस तरीके से यूपीएससी भारत में काम करती है, वो भी देखते हैं। यूपीएससी भारत में हमारे पास टॉप की सर्विसेज जो होती हैं, IAS, IPS और IFS, अखिल भारतीय सिविल सेवा जिसको बोलते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, इन एग्ज़ाम्स को कराती हैं, जो सबसे टॉप की सर्विसेज होती हैं। और जितना बड़ा आयोग है और उतना ही बड़ा इनका काम भी होता है। यूपीएससी कोई भी एक ग्रेजुएट बंदा, 12th के बाद जो ग्रेजुएट्स होते हैं, वो इस फॉर्म को भर सकता है भाई आराम से। अपनी 3 साल की कॉलेज डिग्री के बाद आप इस फॉर्म को भरने के लायक हो जाते हो। एज मैंने बता दिया आप लोगों को, 21 से 32 साल का जो युवा है वो इसकी तैयारी कर सकता है। और यूपीएससी की पावर तो आप लोगों को पता ही है ना, जब अशोक आपके सर पे हो तो भाई फिर कोई कुछ कर नहीं सकता फ़िलहाल के लिए। अब एक बार रिपीट करते हैं कौन कौन से सन हमारे काम के और किस तरीके से इसमें काम करा जाता है। यूपीएससी जो चीज़ें हैं मेन, एक बार रिपीट करते हैं। यूपीएससी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी हमारे पास, जो काम कर रही थी। लंदन में एक कॉलेज हुआ करता था उस टाइम, जिसको वो ट्रेनिंग देते थे, हेलीबरी। 1854 लॉर्ड मैकाले का जो पत्र था, तो लॉर्ड मैकाले का पत्र ब्रिटिश संसद में पारित हुआ, जिसने जो है इसको हामी दी थी कि अब क्या होगा, परीक्षा कराई जाएंगी, अब ऐसे नियुक्ति नहीं होंगे। तो 1855 में पहली बार एग्ज़ाम कराया भाई, अभी भी ओपन नहीं थे ये हमारे पास। ठीक, अभी भी ओपन नहीं थे। फाइनली 1893 में एग्ज़ाम ओपन करा दिए जाते हैं। एग्ज़ाम ओपन होते हैं ना, कोई भी अब एग्ज़ाम दे सकता था। इस बीच सत्येंद्रनाथ टैगोर ने एग्ज़ाम पास करा था 1864 में, पर उनका शारीरिक शोषण काफ़ी हुआ, मानसिक शारीरिक, वहाँ पे तो उन्होंने क्या कर दिया, रिटायरमेंट ले लिया। इस समय जो अंग्रेज़ों या ब्रिटिश अधीन थी, मिनिमम एज 18 और 23 हुआ करती थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन पहली बार एग्ज़ाम इलाहाबाद में कराया गया और लंदन में, इलाहाबाद लंदन में एक साथ कब हुए, 1922 में। ली आयोग कब बना, 1923 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1924 में। और इसके अधीन यूपीएससी कब बना, 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी को मान्यता कब मिली, 26 अक्टूबर 1950 में। आर्टिकल 315 से 323 के अधीन आता है। राष्ट्रपति जो है इसके अधिकारियों की नियुक्ति करता है और त्यागपत्र वही दिलाता है, जिनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष होता है भाई। तो ये हमारा यूपीएससी एक टॉपिक है छोटा सा। धन्यवाद।